असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नईम। आज जो टेस्ट हुआ है ZTBL का, उसके मुतालिक मैं आज आप लोगों को अपडेट दूंगा कि उसकी जो की है उसके मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल की मुकम्मल अपडेट दूंगा कि आप लोगों ने कैसे उसमें जो टेस्ट दिया था उसकी की क्या थी, और उसके मुतालिक आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा कि उनके जो आंसर क्या थे। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों तक अपलोड करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मींट बाय पैरासाइट्स इन द पैराग्राफ। आप लोगों ने कंप्लीट पैराग्राफ रीड करना है, और रीड करने के बाद जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो इसमें जो आंसर आप लोगों को मैं बताता चलूँ वो आंसर है द करप्ट सोशल प्रैक्टिस मेकिंग द सिस्टम होलो। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है पहले का। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास MCQs था, जिसमें पूछा गया था द एज पर द ऑथर टेररिज्म कैन। जो हमारे पास इसका आंसर है वो बी है, टेररिज्म कैन नॉट कोलैप्स द सोसाइटी। ये आप लोगों ने इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्योंकि यहाँ देखें तो अगर आप लोग ऊपर कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ ये कहता है कि यहाँ ये देखें, इट इज़ इवेंचुअली कोलैप्सिस। तो ये करता है, कोलैप्स कर देता है, और टेररिज्म जो है कोलैप्स कर देता है, डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। एज पर आथर टेररिज्म कैन डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, और ये तमाम के तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है ए करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को MCQs बताऊं, जो हमारे पास थर्ड MCQs थी, वो थर्ड MCQs के हवाले से, तो वो हमारे पास थी, हमारे पास जो थर्ड MCQs है वो है एज पर आथर विच कैन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो ऑप्शन जो है बी ठीक है, पाकिस्तान इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास जो MCQs थी, एज पर आथर विच प्रोविंसेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल चेंज। तो इसका जो ऑप्शन है वो जो ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध। क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और सिंध जो है उसमें आप लोग जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, सिंध कराची वाली साइड से। ठीक है। एज पर आथर द रिवोल्ट्स इन पठान एरियाज आर। तो इसका जो ऑप्शन 5 का है वो सी है, नो ग्रेव इम्पैक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन सी जो इसका वो करेक्ट है। इसी तरह जो ऑप्शन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, डिसेंबल्स इज़ मोस्टली नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। डिसेंबल्स, तो डिसेंबल्स का मतलब होता है कंसील करना, यानी कोई बात आप लोगों ने बोल देना। ठीक है। यानी कोई बात आप लोगों ने चोरी कर देना, लीक कर देना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो आप लोगों के पास ऑप्शन डी है, स्पीक ट्रूथफुली। कि आप लोगों ने जो ऑप्शन डी लगाया होगा वो ठीक है, कि एक ट्रूथफुली यानी हकीकत के मुबना पर आप लोगों ने बात करनी। सिनोनिम्स ऑफ एब्रेशन इज़ मोस्ट सिमिलर टू। एब्रेशन का मतलब होता है हमारे पास कि किसी चीज़ को नॉर्मल बैंड होना। ठीक है। जो नॉर्मल बैंड, यानी हम कहते हैं कि बैंडिंग एंगल जो होता है, बैंड होना, थोड़ा सा बैंड होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेविएशन। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो 8 है, द फिलोसफर आर्ग्यूज डैट फार फ्रॉम बीइंग डेड डैश इज a feature at human behavior in modern times. His dash lists article containing many instances of people sacrificing themselves for the good of others. तो इसका जो ऑप्शन था आप लोगों के लिए कि इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना था, द फिलोसफर आर्ग्यूज डैट फार फ्रॉम बीइंग डेड। जो ऑप्शन इसका है ई करेक्ट है, फिलांथ्रोपी एंड इपिगर इपिग्राफ जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनम्स ऑफ स्पूफ इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। तो स्पूफ जो है उसका एंटोनम्स बताना है हमने,
जो 9 है उसका, तो ये हमारे पास 9 का जो है आंसर वो हमारे पास है स्पूफ इज़ नियरली अपोजिट मीनिंग ऑफ। तो इसका हमारे पास इमिटेशन है, यानी जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट है। जो हमारे पास ऑप्शन सीरियस यानी स्पूफ यानी एक सीरियस इशू हो जाना, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सीरियस। तो इसको सॉफ्टनेस भी कह सकते हैं या ह्यूमरस कह सकते हैं। सॉरी, ह्यूमरस यानी बहुत ज़्यादा सीरियस होना, तो इसका अपोजिट होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटेंस कंप्लीट करना है। फिर टू मैनी कैंडिड रिविलेशंस कैन डैश मेक द लिसनर फील दैट समथिंग इज amiss and may lead to accusations of। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, पैराडॉक्सिकली एंड डुप्लिसिटी। तो ऑप्शन इसका जो ए है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेंटेंस कंप्लीट करना है आप लोगों ने। मैरीन was sufficiently dash be able to recognize that her husband's dash behavior masked an underlying insecurity। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो वो आप लोगों के पास है ए। तो ए जो है ऑप्शन आप लोगों के पास वो करेक्ट है। डिसइंटीग्रेशंस, तो ये करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, एंड फोर्टनाइट। इसी तरह जो नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है आप लोगों के पास सेंटेंस कंप्लीट करना है। फॉर ऑल देयर टॉक्स ऑफ डैश द लैंड डिस्पोल्ड बाय माइनिंग द लोकल गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ऑफर अ डैश प्लान। फॉर ऑल देयर टॉक ऑफ डैश, फॉर ऑल देयर टॉक ऑफ डैश, तो इसका रीजनरेटिंग द लैंड डिस्पॉइल्ड बाय द माइनिंग द लोकल गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ऑफर अ क्रेडिबल। तो ऑप्शन इसका सी ठीक है। तो ऑप्शन जिसने सी जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 13। तो एमसीक्यूज़ नंबर 13 का जो आप लोगों के पास आंसर है, एंटोनिम्स बताना है हमने कंट्राइट का। तो कंट्राइट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट टू। कंट्राइट होता है हमारे पास अनप्लीजेंट। ठीक है, यानी जो हमारे पास एक ऐसी चीज़ हो जाना, कंट्राइट जो है हमारे पास अनरिपीटेंट, यानी जो हमारे पास किसी चीज़ को रिपीट कर देना। कंट्राइट यानी बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो ई ठीक है इसका, यानी अनरिपीटेंट। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 है इमोलियंट इज़ मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ। तो इसका जो हमारे पास होता है सॉफ्टनेस, यानी किसी चीज़ के अंदर जो सॉफ्टनेस होना, तो फिर इसका जो आप क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो हमारे पास बनेगा सूथिंग। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास एंटोनिम्स ऑफ नॉइसम। तो नॉइसम एक ऐसी चीज़ है कि अनप्लीजेंट होना। ठीक है, यानी जिस मिसाल के तौर पे हम शोर सुनते हैं तो शोर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनप्लीजेंट है, यानी हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, तो उसे हम कहेंगे अनप्लीजेंट। तो इसका एंटोनिम्स बताना है, तो एंटोनिम्स हमारे पास क्या बनेगा? प्लीजेंट। तो ऑप्शन जो है इसका बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है एंटोनिम्स हमने बताना है सिनोनिम्स ऑफ स्कैरोस्केंट। तो सिनोनिम्स ऑफ स्कैरोस्केंट का अब हमने बताना है, तो वो हमारे पास है होली होता है। ऑप्शन जो ई है वो हमारे पास करेक्ट है। तो इसका एमसीक्यूज नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ई वो हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज नंबर 17, और 17 का जो है हमारे पास सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का जो सिनोनिम्स आप लोगों के पास है वो बी है, डिमिसिव। ठीक है, डेरोगेटरी यानी हमारे पास एक महदूद होना, तो डिमिसिव यानी ख़त्म हो जाना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है
एमसीक्यूज़ नंबर 20, 18 और 19 का एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। जो हमारे पास 20 है, 20 का अब एमसीक्यूज़ का है जो एंटोनिम्स ऑफ प्रोफियन। तो प्रोफियन जो है वो लार्ज क्वांटिटी के होते हैं, यानी एक आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाना, ठीक है। तो इसकी जो एंटोनिम्स बनेगा वो आप लोगों के पास स्पेर्सनेस, यानी बहुत कम होना, महदूद होना, ऐसी होना कि आप लोगों के पास ना होने के बराबर होना। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट है। इसके बाद आप लोगों की क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग ऑफ 1 एकड़ ऑफ लैंड इज़ 30, अगर 1 एकड़ लैंड को जो हार्वेस्ट करने के लिए यानी ज़ेरे असर लाने के लिए तकरीबन यूज़ करने के लिए हमें 30 रुपीज़ की कास्ट लगती है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू प्लो द फील्ड ऑफ 5 एकड़, 5 एकड़ की ज़मीन को कितना लगेगी, ठीक है। तो इसको सिंपल सा हमारे पास इसका आंसर था कि अगर अगर 1 एकड़ के लिए हमारे पास कितनी लग रही है, अगर हमारे पास 1 एकड़ के लिए यूज़ हो रही है कितनी, 30 रुपीज़। 1 एकड़ के लिए कितने, 30 रुपीज़ यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, 30। तो 5 एकड़ के लिए कितने यूज़ होंगे, 5 के लिए आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो ये आ जाता है 150। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 150 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 21। इफ़ द कास्ट 21 के मैं बता दिया 22। इफ़ अ फार्मर हार्वेस्टेड 500 किलोग्राम्स ऑफ वीट फ्रॉम हिज फील्ड, उसने हार्वेस्टेड कितने किया, 500 किलोग्राम्स फ्रॉम हिज फील्ड। इफ़ ईच बैग कंटेन 25 किलोग्राम्स ऑफ वीट, हर एक बैग जो है 25 किलोग्राम्स का वीट रखता है। हाउ मैनी बैग्स डिड ही फिल, वो कितने बैग फिल करेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आप लोगों के पास कितने कितने किलोग्राम है, 500 किलोग्राम्स है, ठीक है। एक कितने ग्राम है, 500 किलोग्राम है आप लोगों के पास, ठीक है। अब वो कितने बैग उसने भरने हैं, उसने भरे हैं, ईच बैग कितना होल्ड करता है, 25। तो 25 को डिवाइड कर दें इसके ऊपर, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो लिखते हैं। 25 और 25 टू कितना हो जाएगा, 50 और 0 इसके साथ आ जाएगा, तो आंसर आपके पास 20। तो आप लोगों के पास वो हर एक बैग, हाउ मैनी बैग्स डिड ही फिल, तो उसने कितने बैग्स फिल किए, 20। एक बैग 25 किलोग्राम रखता था और कितने किलोग्राम थी, 500 किलोग्राम गंदम थी। तो हर एक बैग कितने रखता है, 20 बैग्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 23। इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर्स 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर स्क्वेयर मीटर, एक स्क्वेयर मीटर पे कितने एक स्क्वेयर मीटर पे कितना वाटर चाहिए, 3 लीटर्स ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू इरीगेट अ फील्ड ऑफ 500 स्क्वेयर मीटर, एक 500 स्क्वेयर मीटर के लिए हमें कितना पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर्स 3 लीटर कितने पे, एक स्क्वेयर मीटर पे, 3 पे कितने, हमें एक स्क्वेयर लीटर पे। अगेन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि हमें एक स्क्वेयर पे कितना चाहिए, 3 लीटर्स, एक पे कितना, 3 लीटर, ठीक है। अगर अगर हमारे पास 500 स्क्वेयर मीटर हो, 500 स्क्वेयर मीटर हो तो हमें कितना चाहिए होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें या 3 मल्टीप्लाई बाय 500 कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों का पास करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 1500 लीटर। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शन सी 1500 लीटर्स जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास अ फार्मर हैज़ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ पैरामीटर ऑफ 120 मीटर्स। तो पैरामीटर, एक फार्मर है जिसके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका पैरामीटर कितना है, 120 मीटर्स। इफ़ द लेंथ ऑफ द मीटर इज़ 40 मीटर्स, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द फील्ड, फील्ड की विड्थ क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक रेक्टेंगुलर बना लेना है। तो रेक्टेंगुलर एक ऐसा होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, यानी हमारे पास उसकी जो अगर लेंथ बराबर होगी और एरिया विड्थ जो होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी उनकी रेक्टेंगुलर ये बन गया हमारे पास,
ठीक है। अब उसने कहा कि इसका जो पैरामीटर है वो 120 के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी जो है हमारे पास कितना है, पैरामीटर को पी से ज़ाहिर कर देता हूँ, वो 120 के इक्वल है, 120। ठीक है, ये 120 के इक्वल हो गया। इसके बाद उसने कहा कि हमारे पास ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर की एक जो लेंथ है वो कितनी है, वो उसने कहा 40 मीटर्स के इक्वल है। लेंथ कितने के इक्वल है, 40 मीटर के इक्वल। तो मैं लेंथ को ब्लू से लिख देता हूँ। तो ये लेंथ उसने कहा कितने के इक्वल है, लेंथ 40 के। ठीक है, लेंथ 40 के इक्वल है। तो हमें विड्थ मालूम करनी है, एक्स ये मालूम करना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, अब हमने सबसे पहले पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, तो पैरामीटर का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू, हमारे पास P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये यूज़ होना था। अब इसमें उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, उसने हमें P दिया हुआ है तो 120 लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है, P 120। ठीक है, अब लेंथ भी उसने हमें गिवन दी गई है 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है उसने 40 के, वो 40 लिख देते हैं। और उसके बाद उसने हमें जो गिवन डेटा में दिया हुआ विड्थ वो हमने मालूम करनी है, तो वो हमने एक्स से ज़ाहिर किया, तो मैं इधर एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ एक्स से ज़ाहिर किया। अब जब हम 120 को इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 2 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा। अब 80 प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। ठीक है, अब ये 80 जब इस साइड पे आएगा, इक्वल से इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा 120 माइनस 80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, कितना आ जाएगा 40। और 2x है तो 2x जब हमने x मालूम करना है, 40 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2x के। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पे, बाद साइड्स पे। जब बाद साइड्स पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गए 20 के। तो आंसर क्या आ गया 20। ठीक है, तो x इसके इक्वल आ गया 20 के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अ फार्मर फील्ड प्रोड्यूस 10% मोर कॉर्न देन द फार्मर बी फील्ड। अब इसमें दो चीज़ें, फार्मर ए है, दो चीज़ें बताई गई हैं, एक फार्मर ए और एक फार्मर बी। जो फार्मर ए है वो 10% मोर कॉर्न पैदा करता है, यानी उसकी जो फील्ड है वो 10% ज़्यादा होती है फार्मर बी के। ये फार्मर बी प्रोड्यूसेस 800 किलोग्राम्स ऑफ कॉर्न। अगर जो फार्मर बी है वो कितने 800 किलोग्राम्स कॉर्न करता है, देन हाउ मच डिड द फार्मर ए विल प्रोड्यूस। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है कि 10% निकाल लेना है 800 का, 10% यानी डिवाइड कर देना है 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आप लोगों का 10 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 800 के, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 800 के। तो यहाँ से 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी, बच गया 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 80। तो 80 ये आपके पास 10% आ गए 800 का। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा कि ए फील्ड जो प्रोड्यूस 10% मोर, तो बी ने कितनी प्रोडक्शन की थी, बी वाले फार्मर ने 800 कौन की थी 800 किलोग्राम। तो आप लोगों ने क्या करना है 800 किलोग्राम को यहाँ लिख लेना है 800 किलोग्राम। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 800, तो उसके 10% एक्स्ट्रा करता है, तो 800 के अंदर प्लस 10 कर देंगे, यानी 10% जो हमारे पास निकला वो कितना निकला 80 आया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 80। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 880। तो हमारे पास ये जो करेक्ट आंसर है इसका 880 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। काफ़ी सिंपल इजी पे टेस्ट था। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फार्मर हैज़ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड विड्थ ऑफ 30 मीटर, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। उसने कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारे पास ये बन गया रेक्टेंगुलर, उसने कहा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर बन गया।
तो उसने कहा कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। अब उसने कहा इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ जो है वो 50 है। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर कर लें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा जो इसकी विड्थ है वो कितनी 30 के इक्वल है, तो वो 30 के इक्वल है, ठीक है। अब इसका एरिया मालूम करना है, तो एरिया इक्वल होता है एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये किसके आगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 50, विड्थ कितनी है 30, 50 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे 30। तो ये आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो आप लोगों के पास आ जाएगा 150। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 150। तो 150 जो है आप लोगों ने 1500 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज नंबर जो 27 है वो है इफ़ द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग वन एकड़ ऑफ द लैंड इज Rs 50। अगर फर्टिलाइजिंग की 1 एकड़ की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 है, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फर्टिलाइजर 8 एकड़्स। तो 8 एकड़्स के लिए कितनी फर्टिलाइज करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत इजी है ये भी, क्योंकि हमने पहले 2 क्वेश्चन इसी तरह किए थे। तो उसमें हमने क्या कहा कि अगर एक के लिए कितनी ज़रूरत हो रही है, एक के लिए हमें ज़रूरत कितनी है 50, ठीक है। एक के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है 50। और इसी तरह अगर 8 के लिए जो होगी, 8 के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा 400। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 400, ठीक है। तो इसका ये जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 400। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है इसका। इसी तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इफ़ द फार्मर नीड्स टू वाटर हिज क्रॉप्स एवरी 3 डेज, कितने नीड्स टू क्रॉप इज एवरी 3 डेज, हाउ मेनी टाइम्स डज ही नीड टू वाटर देम इन अ मंथ। अगर एक जो फार्मर है नीड्स वाटर टू क्रॉप्स एवरी 3 डेज, हर उसको 3 दिन बाद अपनी जो फसल है उसको पानी देने की ज़रूरत होती है, तो हर मंथ बाद उसे कितने की ज़रूरत होगी। तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट हम कहते हैं कि एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। कितने 30 डेज होते हैं। अगर और कितने दिन के बाद वो पानी देता है 3 डेज के बाद, तो इसको डिवाइड कर दें 3 डेज पे। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, तो 1 इज 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितने डेज वो पानी देता है वो 10 डेज पानी देता है। कितने टाइम देता है 10 टाइम्स, यानी इन अ मंथ में वो 10 मरतबा पानी देता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टर फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप इज़ 500 किलोग्राम्स। अगर हमारे पास 1 हेक्टर के लिए कितनी 500 किलोग्राम्स हो और एक फार्मर फील्ड के पास 2 हेक्टर है, कितने हेक्टर है 2 हेक्टर, व्हाट इज़ द टोटल यील्ड। एवरेज यील्ड कितनी है पर हेक्टर उसकी 500 किलोग्राम्स, और एक फार्मर है उसके पास कितनी है 2 हेक्टर है, और व्हाट इज़ द टोटल यील्ड, टोटल यील्ड कितनी होगी। तो अगर एवरेज की बात कर रहा है वो पर हेक्टर पे कितनी 500 किलोग्राम्स, और उसके बाद वो कह रहा है इस क्वेश्चन को समझें कि 2 हेक्टर्स के अंदर 1 हेक्टर के अंदर कितनी पर हेक्टर का कह दिया उसने, यानी 1 हेक्टर के अंदर जो एवरेज है वो कितनी है, उसने कहा कि हमारे पास 500 किलोग्राम्स है। अब 1 हेक्टर में 500, और इसी तरह जब 500 दूसरे हेक्टर के अंदर ऐड कर लें, यानी 2 हेक्टर्स की बात कर रहा है वो, तो हमारे पास 1 हेक्टर में कितने का उसने 500, 1 हेक्टर में 500 यानी पर हेक्टर की बात की है तो 1 हेक्टर की बात की है, तो 500 किलोग्राम एक की है, ठीक है एवरेज। अब अगर हम 2 हेक्टर्स की बात करें, अ फार्मर हैज़ फील्ड ऑफ 2 हेक्टर्स, कितने हेक्टर्स 2 हेक्टर्स, तो 2 की बात करें तो 2 को ज़रब कर देंगे 500 के साथ, 500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है 1000 किलोग्राम्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 30। अ फार्मर हार्वेस्टेड 600 bushels of apples. If each bushel contained 50 apples, how many apples did the farmer harvest in total
अगर एक फार्मर हार्वेस्टेड 600 एप्पल्स इफ ई बशल कंटेन 50 एप्पल्स हाउ मैनी डिड इट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वो है डिफरेंट है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो उसने कहा कि एक बुश जो है वो 50 कंटेन करता है और 600 उसके पास हैं, तो सेम जो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास 600 एप्पल्स हैं, ठीक है, 600 एप्पल्स हैं और हर एप्पल्स कितने कंटेन रखता है, बुशल्स हैं, सॉरी बुशल्स जो है हमारे पास एप्पल्स की 600 बुशल्स यानी बास्केट्स की बात कर लें तो हमारे पास कितनी बास्केट है, 600 बास्केट्स हैं और हर एक बास्केट्स के अंदर हमारे पास कितने हैं, 50 एप्पल्स है। कितने एप्पल्स, 50 एप्पल्स हैं। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 5 6 के साथ 50 0 50 आ जाएगा, 50 0 50 50 0 50 56 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 650 0, ठीक है, और वो साथ 30, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 31। तो एमसीक्यूज़ नंबर 31 में जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ फार्मर एक्स सॉफ्ट अ वीट ऑफ 2/5, कितना, एक वीट को सॉफ्ट करता है बाय 2/5 ऑफ हिज फील्ड एंड राइस इन द रिमेनिंग। अपने एक फार्मर है जो कि कितना बोता है गंदम को 2/5, फार्मर एक्स, ठीक है, 2/5 का 5वां हिस्सा अपनी फील्ड का उसमें गंदम बोता है। उसके बाद द राइस, बाकी जो हिस्सा है उस रिमेनिंग में अंदर क्या बिजाई करता है, वो चावलों को। इन हिज फील्ड 10 हेक्टर्स हाउ मैनी हेक्टर्स आर ही सोन द राइस, कितने हेक्टर्स के अंदर वो जो चावलों की काश्त करता है। अब आप इसे करें कि आप लोगों ने इसको 2/5 को आप लोगों ने क्या करना है, 2/5 को इसकी फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2/5 मल्टीप्लाई बाय कर दें 10 के साथ, ठीक है। तो 5 1s आर 5, ठीक है, 5 2s आर 10, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये 4 हेक्टर्स के अंदर वो किसको करता है, गंदम को। 4 हेक्टर्स में कितनी करता है, गंदम को। हाउ मेनी हेक्टर्स डज ही राइस सोन, तो उसने कितने कहा कि राइस कितने में करता है। तो राइस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हेक्टर कितने हैं 10, ठीक है, माइनस कितने में करता है गंदम को 4 में, तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया 6। तो आप लोगों के पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट है, 6 हेक्टर्स में। अ फार्मर डिवाइड हिज लैंड, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 32, अ फार्मर डिवाइड हिज लैंड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एक फार्मर अपने लैंड्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इफ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड एकड़ इज 15 एकड़, तो कितने 15 एकड़ है, व्हाट इज द ईच इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स कितने होंगे। अब कितने एकड़ में डिवाइड कर रहे हैं, 3 में, टोटल कितने 15, तो हर आप लोगों ने अलग-अलग करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, टोटल कितने 15 है, टोटल 15 है, ठीक है, ये टोटल 15 हो गए। कितने इक्वल पार्ट्स में करते हैं, 3 में, तो डिवाइड कर दें 3 से, सिंपल सा फार्मूला था डिवाइड का था, सिंपल सा 5 3.15, तो हर एकड़ का कितना आएगा, वट इज द इक्वल ईच पार्ट, 5 एकड़ की एक एक पट्टी बन जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 33, जो एमसीक्यूज नंबर 33 है, इफ़ अ ट्रैक्टर इफ़ अ ट्रैक्टर कैन प्लो 2 एकर्स ऑफ लैंड इन 4 आवर्स, कितने आवर्स में करता है 2 एकर्स ऑफ लैंड, तो हमारे पास हाउ मैनी एकर्स कैन इट प्लो इन 8 आवर्स। अब ये देखें, सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमारे पास, अगर वो हमारे पास क्या कर रहा है कि 2 एकर्स हैं, 2 एकर्स हैं और 2 एकर्स के अंदर वो यूज़ क्या कर रहा है कि कितने यूज़ कर रहा है 2 एकर्स में, वो हमारे पास 2 एकर्स, ठीक है, 2 एकर्स ACR मैं लिख रहा हूँ, कितने आवर्स में कर रहा है 4 आवर्स में, ठीक है, 4 में। अब हमारे पास क्या है कि वो कितने हमें कहता है कि 8 आवर्स के अंदर, कितने 8 आवर्स के अंदर। अब यहाँ से टाइम इंक्रीज हो गया, देखें टाइम इंक्रीज हो गया, 4 × 2 हो गया, तो यहाँ से 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि टाइम
2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या 4, तो इसी तरह जो एकर्स हैं वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 4। तो आप लोगों के पास वो जो करेक्ट आंसर है वो 4 एकर्स है। तो आप लोगों के पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरह अब जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 34। अ फार्मर हैज़ 2 फील्ड्स। एक फार्मर के पास 2 फील्ड्स हैं। इफ़ वन फील्ड इज़ ट्वाइस साइज ऑफ द अदर फील्ड, एक फील्ड जो है वो ट्वाइस साइज ऑफ द अदर फील्ड, द स्मॉलर फील्ड इज़ 5 एकड़, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द बोथ फील्ड्स। टोटल एरिया यानी आप लोगों ने बताना है। अगर उसने कहा कि हमारे पास एक है, उसने कहा कि एक फार्मर के पास कितनी फील्ड्स हैं, 2 फील्ड्स हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, कितनी फील्ड्स हैं, 2 फील्ड्स हैं। अब उसने कहा कि जो 1 फील्ड है, मिसाल के तौर पे मैं 1 फील्ड को मैं ए का नाम दे देता हूँ कि जो ए फील्ड है, ए जो फील्ड है वो हमारे पास जो ए फील्ड है वो ए फील्ड 1 फील्ड ए फील्ड, ठीक है। ए फील्ड जो है वो ट्वाइस है किसके, वो ए फील्ड ट्वाइस है स्मॉलर साइज के बी के। मैंने 2 फील्ड्स का नाम दे दिया, एक ए का नाम दिया और एक बी का। तो ए इक्वल है 2b के, ऐसे यही है, ए इक्वल है 2b के। तो आप लोगों के पास 2b के, और जो b है वो स्मॉलर इन फील्ड है, तो b को मल्टीप्लाई कर दें ए के, b किसके इक्वल बताया है उसने, b उसने बताया हुआ 5 के। तो a को इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ए 10 साइज के, ए किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के, ए आ गया 10 के। ठीक है, तो हमारे पास ए जो है वो इक्वल आ गया 10 के, ए इज इक्वल टू 10। अब उसने कहा टोटल एरिया बताना है, तो 10 और बी कितने इक्वल है 5 के, तो ए प्लस बी हमने टोटल बताना है, ए प्लस बी। तो हमने टोटल कितना बताना है, ए प्लस बी के। ए कितना हमारे पास 10 के, बी कितना हमारे पास 5 के, तो टोटल कितना बन गया 15। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो इसका था वो 15 था, करेक्ट आंसर 15 था। तो ऑप्शन जो इसका है बी है वो करेक्ट है। इसी तरह अब एमसीक्यूज नंबर जो हमारे पास है 35, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स फील्ड इज RS2 पर स्क्वेयर मीटर। अगर हमारे पास एक पेस्टिसाइड्स की 2 पर स्क्वेयर मीटर के ऊपर कॉस्ट है, इट विल कॉस्ट, हाउ मच विल कॉस्ट द टू ट्रीट अ फील्ड ऑफ 800 स्क्वेयर मीटर। तो 800 स्क्वेयर मीटर के ऊपर कितनी फील्ड कॉस्ट होगी, तो 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाई आप 2 कर देंगे, तो आप लोगों के पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। तो ये कितना बनता है 1600। तो ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट है। मोस्टली बी इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने जिसने बी से लगाए होंगे वो करेक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास अ फार्मर हैज़ 15 काउज। एक फार्मर के पास 15 काउज है, ईच काउ प्रोड्यूस्ड एन एवरेज, अब यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज कितनी है 20 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। एक दिन के अंदर कितने 20 लीटर्स पर डे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज द फार्मर गेट इन अ वीक, एक वीक के अंदर कितने लीटर दूध हासिल करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितने काउज हैं हमारे पास 15 काउज हैं। ठीक है, एक दिन की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितने लीटर दूध आता है। ठीक है, तो फिर हम 7 डेज़ के हिसाब से निकाल लेंगे। तो एक दिन में अगर 15 को मल्टीप्लाई करें 20 से, क्योंकि एक दिन में वो कितना दे रहा है, ईच काउ, हर एक काउ ले लिया, 15 काउ है, और 15 काउ मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 20 से। तो ये जो आप आंसर आएगा वो आप लोगों के पास, तो यहाँ आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो बनेगा, तो 20, तो 15 0 ठीक है, 15 2 30, तो आपके पास 300 एक दिन का, 300 कितना बन गया एक दिन का। अब 7 डेज़ के लिए करना है, क्योंकि वीक के लिए बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 700 700 7 321, तो आप लोगों के पास 2100 लीटर जो दूध है वो एक वीक का वो हासिल करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अ फार्मर हैज सर्कुलर पाउंड विद अ रेडियस ऑफ 8 मीटर्स,
हाउ व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एरिया। अगर सर्कल की बात करें, कभी भी आप सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया जो मालूम करते हैं वो a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो a इज़ इक्वल टू वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वेयर के। a एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर के, तो ये हमारे पास जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर के इक्वल। तो इसको हम करें तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इसका, तो पाई जो है हमारे पास 7/22/7 मल्टीप्लाई बाई आपके किससे हो जाएगा, ये आर स्क्वेयर यानी 64 से। तो ये जो आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 64, सॉरी वो 200 स्क्वायर मीटर्स है, इसका करेक्ट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारे पास, उसमें परसेंटेज मालूम करनी है कि एक फार्मर है डिवाइड्स हिज लैंड इनटू इक्वल पार्ट्स फॉर 3 डिफरेंट क्रॉप्स व्हीट, कॉर्न एंड बार्ले। इफ ही हैज़ 15 acres of land and allocates 5 acres to each crop, and how much परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड इज़ यूज फॉर बार्ले। तो बार्ले कितनी यूज़ होगी, तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारे पास कितनी उसने दी है 5% दी है उसने क्रॉप को, हर एक को डिवाइड बाई कैसे कर दें 15 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, और 3 को जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 33.3% इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब 39 जो है जो आप लोगों के पास MCQs है कि अगर इन हाउ मैनी वेज 8 पाकिस्तानीज 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन कैन बी सीटेड इन अ रो टू so that the all persons have the same nationality to sit together। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक फार्मूला है, तो उसके में आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ये जो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आप लोगों के पास आंसर आता है, इसको फार्मूला P इज़ इक्वल टू N इंटू N माइनस आर के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, इसको फार्मूले को यूज़ करने के बाद आप लोगों के पास जो करेक्ट आंसर आता है वो ये आता है 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों के पास भी करेक्ट आंसर आता है इसका। ठीक है, इसके बाद द नंबर हुज 3% इज 60। अच्छा, जब कभी भी इज आ जाए दरमियान में विच मीन्स इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल, तो 3% द नंबर इज 63% मतलब परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 एंड नंबर मालूम करना है तो मल्टी इज नंबर है कोई भी। ठीक है, उसके बाद इज 60, तो सिंपल सा आंसर इसका है 3 1 और 3 1 इसे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 20, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी 2 जब उधर जाकर मल्टीप्लाई 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2000। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।